देखो भाई, अब रेजिडेंट स्टेटस तो हमारा हो गया है ना। अब रेजिडेंट स्टेटस पास करने के बाद में कि कोई यहाँ पर रहने वाला है या कोई यहाँ पर रहने वाला नहीं है ना, कोई यहाँ पर रहने वाला है या कोई यहाँ पर रहने वाला नहीं है, वो पास होने के बाद में तब उसकी टैक्सेबल लायबिलिटी जो है ना वो कैलकुलेट की जाएगी। जब उसकी टैक्सेबल लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी कि उसे टैक्स देना पड़ेगा या उसे टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तुम लिखो मेरे साथ साथ ही, देखो मैं नोट कराता हूँ तुम्हें बढ़िया करके एकदम। लिखो, हेडिंग डालो इंसिडेंस एंड टैक्स, लिखो इंसिडेंशियल टैक्स फॉर डिफरेंट इनकम। इंसिडेंशियल टैक्स फॉर डिफरेंट इनकम, यानी कि इंसिडेंट का मतलब होता है लायबिलिटी टू पे टैक्स। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी टू पे टैक्स, मतलब किसको टैक्स किस इनकम पर देना होगा। ROR, NOR और NR तीनों का मतलब समझते हो? ROR ऑर्डिनरी वाला, NOR नॉन ऑर्डिनरी वाला और NR नॉन रेजिडेंट, ठीक है ना। तो किसको देना पड़ेगा और किसको नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है ना। तो देखना मेरे साथ साथ ही तुम नोट कर लेना और मैं तुम्हें फिर पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा अभी। सोर्सेज ऑफ इनकम, कि इनकम की सोर्स क्या है, इनकम कहाँ से है, तभी तो पता लगेगा ना कि भैया इनकम इंडिया की है मेरी या बाहर की है, तभी तो पता लगेगा। और यहाँ पर ऑर्डिनरी, रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि ROR, NOR है ना, और नॉन रेजिडेंट यानी कि NR। ROR NOR यानी कि और NR, ठीक है ना। अब फर्स्ट पॉइंट मैं तुम्हें बोलता हूँ, फर्स्ट पॉइंट तुम लोग लिखना। और एक्ट की लैंग्वेज देखो बहुत ध्यान से समझनी होती है। वैसे मैंने काफ़ी हद तक नोट्स अपने इजी बनाने की कोशिश की है। एक्ट की लैंग्वेज जो है वो नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन जो एक्ट की लैंग्वेज होती है ना, वो ही लिखनी पड़ेगी हमें एग्ज़ाम में भी। तो ज़रा ध्यान से समझते हुए चलना तुम। देखो, इनकम रिसीव्ड और deemed to be received, income received or deemed to be received in India during the previous year. Income received or deemed to be received in India प्रीवियस ईयर। तो देखो भाई, गवर्नमेंट साफ साफ इस बात को कहती है कि यदि इनकम रिसीव हुई है या डीम टू बी रिसीव का मतलब माना जाएगा, डीम टू बी रिसीव का मतलब माना जाएगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। देखो, अभी सपोज करो कि यहाँ पर मैंने इंडिया में पैसा कमाया,
यहाँ पर मैंने इंडिया में पैसा कमाया, मैंने यहाँ पर 20,000 रुपये कमाए, और किसी कंपनी वाले से मैंने तब तो पैसा लिया नहीं, तब तो मैंने पैसा लिया नहीं, और मैं चला गया जो है वो बाहर विदेश चला गया, मैं विदेश चला गया और मैंने कह दिया फ़ोन पे कि मैंने कहा एक काम करो, जो मेरी सैलरी है वो मेरे छोटे भाई को दे दो, वो मेरे छोटे भाई को दे दो, तो क्या ऑटोमेटिक मुझे नहीं मिल गई? ऑटोमेटिक मुझे नहीं मिल गई। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, एक बच्चा है ए, एक बच्चा है बी। ए बच्चे की फ़ीस आनी थी और उसने क्या करा कि बी बच्चे के हाथों से जमा करा दी, तो मैं फ़ीस ए की चढ़ाऊँगा या बी की चढ़ाऊँगा? फ़ीस तो ए की जमा हुई है ना, तो डीम टू बी रिसीव यानी कि मान लिया जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ये देखो एक्ट की लैंग्वेज है, बिल्कुल ध्यान से समझना। डीम टू बी रिसीव का मतलब होता है कि रिसीव मान ली जाएगी। क्लियर है पॉइंट? आ जाओ आगे। इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में इनकम वो मानी जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर की इनकम पे जो टैक्स देना है हमें, तो इंडिया की इनकम पर सभी को टैक्स देना होता है। इंडिया की इनकम पर सभी को टैक्स देना, तो कोई भेदभाव नहीं किसी के लिए, चाहे वो ऑर्डिनरी हो या फिर वो आने जाने वाला हो या फिर वो बाहर का हो। यदि कोई बाहर के व्यक्ति यार यहाँ पर आकर पैसा कमा रहा है तो हमारे देश में आएगा और पैसा कमाएगा तो टैक्स नहीं दे के जाएगा। यदि खुश है तो टैक्स तो बेटा देना पड़ेगा तुझे, है ना? तो यहाँ पर सभी टैक्स देंगे। यस यस यस, सभी को टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर अमाउंटें भरी जाएंगी अभी, लेकिन जैसे यहाँ पर उसने बोल दिया अमाउंट में कि इनकम रिसीव और डीम टू रिसीव इन इंडिया 5,000 रुपये, तो तीनों के मैं बताओ किस किस में आएगी, तो 5,000 5,000 5,000 यहाँ पर सब, ठीक है ना? यहाँ अमाउंटें भरी जाएंगी। अगला पॉइंट देखेंगे, ये क्वेश्चन का तो फॉर्मेट करा रहा हूँ और क्या करा रहा हूँ, इन्हें तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, कहीं भी कर लेना आए माए, ठीक है ना? इसकी कोई वो नहीं है कि हाँ भाई मुझे पहला पॉइंट ये लिखना है, मुझे दूसरा पॉइंट ये लिखना है, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है ना? जहाँ मर्जी वहाँ लिख लेना, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये तुम्हें याद भी नहीं रखना। अब तुम्हें पहला पॉइंट बताओ, रटना पड़ा, तुम्हें ये बात याद होगा कि इंडिया की इनकम पर सब टैक्स देंगे, दैट्स ऑल, खत्म हो गया काम। और क्या रटने से क्या फ़ायदा होगा हमारा? आगे आ जाओ। अगला, इनकम एक्रूड और एराइज, एक्रू और एराइज इन इंडिया और डीम टू बी एक्रू और एराइज इन इंडिया। इनकम एक्रू और एराइज इन इंडिया और डीम टू बी एक्रू और एराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखो आ जाओ, अब मुझे तुम इस पॉइंट का खुद बताना, बताओ ये तीनों में आएगा या नहीं आएगा? एक्रू और एराइज का मतलब समझते हो? पहले तो ये बताओ, एक्रूड और एराइज का मतलब समझते हो? एक्रूड क्या होता है वो सुनो, मैं बताता हूँ। देखो, वो इनकम होती है एक्रूड जो हमने कमा तो ली बट हमें मिली नहीं, ये तो पढ़ा था हमने 11वीं क्लास में जब एडजस्टमेंट के क्वेश्चन थे। तो एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो हमने कमा तो ली बट हमें क्या हुआ, मिली नहीं, अभी पल्ले पास नहीं आई वो इनकम। एराइज का मतलब भी यही होता है, एराइज मतलब इनकम रेज तो हो गई बट मिली नहीं, जैसे मैंने मेहनत तो कर ली बट अभी मुझे उसका फल नहीं मिला, यही सारी कहानी है कि इनकम कमा तो ली बट अभी मिली नहीं। तो इनकम है तो इनकम कमा तो ली ना, तो इंसान क्या है, खुश है, तो टैक्स देना पड़ेगा उसे, है ना? तो टैक्स देना पड़ेगा भाई। इनकम एक्रू और एराइज इन इंडिया, तो इंडिया की इनकम पर क्या देते हैं, तीनों टैक्स, तीनों पे लगा दो। यस यस यस, बताओ आता है समझ में यहाँ तक? यस यस यस, तीनों को ही टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर तीसरा, इनकम एक्रू और एराइज आउटसाइड ऑफ
इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द previous year, during the previous year. Income accrue or arise outside of India during the previous year from a business controlled wholly मतलब पूरा का पूरा और पार्टली यानी कि कुछ फ्रॉम इंडिया। यदि नहीं दिख रहा तो उधर बैठ जाओ जाके, कोई दिक्कत नहीं है, उधर बैठ जाओ यदि नहीं दिख रहा तो। इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में इनकम कमाई है, कहाँ पर कमाई है? बाहर, विदेश में कमाई है। कहाँ पर कमाई है? विदेश में कमाई है। इनकम जो कमाई है ना वो भाई अब मैंने कमाई है विदेश में, यहाँ की इंडिया की इनकम नहीं है। पहली बात तो ये इंडिया की इनकम नहीं है, कहाँ की इनकम है? विदेश की है इनकम, आउटसाइड ऑफ इंडिया। ये बात ध्यान रखना, कहाँ लिखा है? अरे कहाँ चला गया? ये रहा, आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर की इनकम है, यानी कि विदेश की इनकम है। पक्की बात है। आगे कैसी इनकम है, किस नेचर की है? अब इनकम का नेचर पकड़ लो कि किस नेचर की है, कैसे कमाई भाई? फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल हुली और पार्टली फ्रॉम इंडिया, उस बिजनेस से कमाई है जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा का पूरा या कुछ पार्ट उसका, पूरा का पूरा या कुछ पार्ट उसका कैसा है? इंडिया में कंट्रोल हुआ हुआ है, इंडिया में कंट्रोल हुआ हुआ है। हुली का मतलब पूरा का पूरा और पार्टली का मतलब कुछ, इंडिया में भी कंट्रोल है। तो यदि इंडिया में बिजनेस कंट्रोल है तो चाहे पैसा कहीं भी कमाएगा, इंडिया वाला टैक्स देगा नहीं देगा? पहले तो बताओ। तो इंडिया वाला तो टैक्स देगा ही देगा, पक्की बात है। इंडिया वाला तो हर जगह परेशान है, क्या करें? तो इंडिया में रहने वाला तो टैक्स देगा ही देगा, जो इंडिया में आता जाता रहता है। तो ध्यान रखना कि यदि कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है, कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है और इनकम चाहे इंडिया की है या विदेश की है, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी, वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी टैक्स देता है, नॉन ऑर्डिनरी भी टैक्स देता है, क्योंकि कंट्रोल कहाँ का है? इंडिया का है। कंट्रोल कहाँ का है? इंडिया का है। लेकिन नॉन रेजिडेंट वो व्यक्ति जो बाहर का रहने वाला है, जो इंडिया का है ही नहीं, इंडिया में उसका क्या है? कंट्रोल और मैनेजमेंट है ना, लेकिन वो इंडिया में तो नहीं है कंपनी, समझो बात को, इंडिया में तो नहीं है ना वो कंपनी। तो इन्होंने क्या कर दी? इनको छूट दे दी कि नॉन रेजिडेंट वाला यदि इंडिया में कंट्रोल और मैनेजमेंट भी होगा तब भी उसे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? इसका जवाब मुझसे तुम क्यों का जवाब भी पूछ लो। वैसे टैक्स में कभी क्यों का जवाब होता नहीं, लेकिन मैं दे सकता हूँ, आ जाओ। क्यों? ऐसा क्यों? इंडिया हमेशा ये चाहती है कि बाहर की कंपनी का कंट्रोल यहाँ पर हो, मतलब उनका बिजनेस मैनेजमेंट यहाँ पर हो। कि जैसे सपोज करो कोई कंपनी है, XYZ लिमिटेड कंपनी है, वो अमेरिका की कंपनी है, बट उसका जो हेड ऑफिस है वो इंडिया में हो। इससे पता है इंडिया वालों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि इंडिया एक बेरोजगार कंट्री है। पक्की बात है ना, इंडिया वालों को रोजगार मिलेगा। इस वजह से इन्होंने क्या दे दी? छूट। इस वजह से इन्होंने छूट दे दी। उस कंपनी के अंदर जो वर्कर काम करेंगे उन तो इंडिया वाले हैं, उन पर तो टैक्स लगेगा, बट उस कंपनी की इनकम पे टैक्स नहीं लगने का। दैट्स इट। समझ में आई बात? तो इंडिया की कंपनी इंडिया में यदि कंट्रोल है, इंडिया में यदि कंट्रोल मैनेजमेंट है तो नॉन रेजिडेंट को टैक्स नहीं देना होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? यहाँ तक का तुम्हारा नोट हो गया हो तो चलें आगे। आज हम इसका पूरा बेस लिख लेंगे, कल से हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे और कल की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी हमारी, ठीक है ना, मतलब मंडे की।
बताओ भाई, हो गया नोट? करा दूँ आगे के काम? आ जाओ, आगे का काम करते हैं अब हम। इसी के अंदर ही लिखना अभी, तो इसके अंदर 3-4 पॉइंट और हैं अभी। तीन पॉइंट लिखवा दिए ना? आओ पॉइंट नंबर 4 डालना, और इन तीनों पॉइंटों को बहुत ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में क्या कहता है वो लिखो, लिख लो मेरे साथ साथ ही, नोट करा दूंगा, मैं समझा दूंगा अच्छी तरह से। इनकम एक्रू और arise आउटसाइड ऑफ इंडिया। अभी मैंने देखो यही वाला पॉइंट लिखा था कि भैया इनकम जो है वो बाहर की है, पर कंट्रोल मैनेजमेंट कैसा है, वो इंडिया में है, तो ये टैक्स देगा, ये टैक्स देगा, वो टैक्स नहीं देगा। यहाँ पर मैंने इसी पॉइंट को थोड़ा सा चेंज करके लिखा, इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, बाहर की इनकम है ना, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में, फ्रॉम अ प्रोफेशन वो होता है जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे मैं हो गया, वकील हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, है ना, ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, टीचर हो गए, है ना। बिजनेस फ्रॉम ए प्रोफेशन, चाहे तो प्रोफेशन से कमाइए या बिजनेस से कमाइए, सेटअप इन इंडिया, सेटअप इन इंडिया क्या है, बिजनेस और प्रोफेशन का सेटअप इंडिया में। अभी तो मैंने कहा था थोड़ा बहुत कंट्रोल इंडिया में है, अभी मैंने कहा सेटअप इंडिया में है। अरे तो सेटअप इंडिया में तो बात तो वही रही ना, ये भी टैक्स देगा, ये भी टैक्स देगा, और ये टैक्स नहीं देगा, क्योंकि मैंने बताया था कंट्रोल और मैनेजमेंट यदि इंडिया में है भी तब भी नॉन रेजिडेंट टैक्स नहीं देगा। वो टैक्स कब देगा, जब इंडिया की कमाई हुई इनकम है, जब इंडिया में कमाई हुई इनकम है तो सब टैक्स देंगे, अदरवाइज टैक्स वो नहीं देगा यदि कंट्रोल और मैनेजमेंट है तो। बताओ क्लियर है पॉइंट? आगे चलो, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में बोलता है वो, इनकम एक्रू और एराइज आउटसाइड ऑफ इंडिया, यदि इंडिया से बाहर की इनकम है ना, आउटसाइड ऑफ इंडिया, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की इनकम है, और कैसी है, इंडिया की इनकम नहीं है, कैसी है, बाहर की इनकम है, आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर की इनकम है। तो इंडिया से यदि बाहर की इनकम है तो केवल इंडिया में रहने वाला ही देगा टैक्स, ना ये टैक्स देगा ना ये टैक्स देगा। मेरा तुम लोगों से सवाल है कि ये टैक्स क्यों नहीं देगा, हैं, ये टैक्स क्यों नहीं देगा? नहीं, ये जवाब नहीं हुआ कि वो इंडिया में रहता है, नहीं यहाँ रहता है, वहाँ रहता है, ये जवाब नहीं हुआ। ये टैक्स क्यों नहीं देगा, ये बताओ, चारों बताओ, ये टैक्स क्यों नहीं देगा? इधर उधर का छोड़ो, इधर उधर का छोड़ो कि उधर का भी नहीं इधर का भी नहीं है, सिर्फ मेरा सवाल बस जरा सा ये है तुम लोगों से कि ये टैक्स क्यों नहीं देगा। क्योंकि इंडिया में कंट्रोल और मैनेजमेंट नहीं है। बताया तो था कि यदि बाहर की इनकम है तो इस पर ये तो टैक्स देगा ही हमेशा, इंडिया में रहने वाला तो परेशान ही, वो तो टैक्स देना पड़ेगा उसे, है ना। लेकिन जो व्यक्ति नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, कभी इंडिया में कभी बाहर, है ना, तो वो टैक्स कब देगा, जब इंडिया की इनकम है तब टैक्स देगा, और या कंट्रोल और मैनेजमेंट है तब टैक्स देगा, अदरवाइज वो टैक्स देगा ही नहीं। क्लियर है पॉइंट? ये वाली बात समझ में आती है? अच्छा, अब लास्ट पॉइंट में लिखवाता हूँ।
लास्ट पॉइंट नंबर 6, इनकम अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया। देखो बाहर की इनकम है, इनकम अर्न बाहर ही कमाई, एंड रिसीव आउटसाइड ऑफ इंडिया, और बाहर ही क्या हुआ, विदेश की इनकम है, विदेश में कमाई और विदेश में रिसीव हुई, विदेश में इनकम क्या हुई, रिसीव हुई, है ना। बट रेमिटेड माने होता है भेजना, क्या होता है, भेजना, रेमिटेड टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, इन द प्रीवियस ईयर, इन द प्रीवियस ईयर। अब देखो जरा मेरी बात समझना, यदि बाहर की इनकम है, बाहर ही कमाई, ना कंट्रोल मैनेजमेंट यहाँ पर ना कुछ, बाहर की इनकम है तो ये तो टैक्स देगा ही नहीं, अरे कंट्रोल मैनेजमेंट नहीं है तो ये भी टैक्स नहीं देगा। ये तो दो में पॉइंट समझ में आते हैं, क्या ये टैक्स देगा, क्या ये टैक्स देगा या नहीं, पहले तो ये बताओ, हाँ ना, जब सोच समझ के देना। इनकम अर्न बाहर की इनकम है और रिसीव आउटसाइड इंडिया, बाहर ही रिसीव हुई, फर्स्ट टाइम रिसीव कहाँ पे हुई, बाहर, तो इनकम कहाँ की हो गई, बाहर की। अब जब बाहर की इनकम है तो ये भी टैक्स नहीं देगा, ध्यान रखना। इंडिया में यदि रिसीव हुई इनकम है तभी टैक्स लगता है, अदरवाइज टैक्स नहीं लगता। दूसरा लॉजिक इसके अंदर ये है कि बाहर की इनकम यदि इंडिया में भेज रहे हो तुम, पहली बार रिसीव कहाँ पे हुई ये देखना है, पहली बार रिसीव कहाँ पे हुई, बाहर, तो इनकम कहाँ की मानी जाएगी, वो बाहर की। वहाँ की सरकार ने तो टैक्स लगा लिया होगा, अब यहाँ की सरकार दोबारा टैक्स नहीं लगाने की, पूछो क्यों, यहाँ पर टैक्स, इस पहली बात तो वहाँ टैक्स लग चुका, तो इस वजह से यहाँ पे टैक्स लगेगा नहीं। दूसरी बात, बाहर की जो इनकम होगी ना वो होगी डॉलर में, वो होगी डॉलर में या दूसरी देश की करेंसी में होगी, जिस करेंसी से इंडिया में फ़ायदा मिलता है। यदि डॉलर इंडिया के पास आ रहे हैं तो इंडिया को पेट्रोल खरीदने में आसानी होती है, इंडिया को पेट्रोल खरीदने के लिए डॉलर अमेरिका से खरीदना पड़ता है। जो गल्फ कंट्री है, ईरान है ना, दुबई, ये लोग क्या करते हैं कि ये कहते हैं भाई गांधी पे विश्वास नहीं है हमें, ठीक है ना, इंडियन रुपये मत दो, ये हमारे लिए क्या है, कचरा है, ये हमारे लिए क्या है, कचरा है। वो कहते हैं यूएस डॉलर दो, क्या कहते हैं वो, यूएस डॉलर दो। तो इंडिया क्या करती है, पहले यूएस डॉलर खरीदती है बहुत महंगे में, और फिर जगह पेट्रोल खरीदती है, तभी तो हमें पेट्रोल इतना महंगा पड़ता है, वरना 10 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता है हमें, तो 2-1 रुपये लीटर ही तो आता है पेट्रोल, इतना महंगा थोड़ी ना आता है वहाँ से, 1-2 रुपये लीटर ही आता है, इतना महंगा नहीं आता। वो तो बस जब उसमें कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है तब महंगा हो जाता है वो, तब महंगा हो जाता है वो, वरना इतना महंगा नहीं आता पेट्रोल। पेट्रोल आज भी 10 रुपये लीटर का ही होता, यदि इंडिया एक डेवलप कंट्री होती तो। इंडिया का 60 रुपये और अमेरिका का 1 रुपया बराबर है, 1 डॉलर मतलब बराबर है 60, 65, 70 के आसपास अमाउंट फ्लक्चुएट होती रहती है, अब की बात है ना। तो इस वजह से इन्होंने क्या करा, इसे इग्नोर कर दिया, माफ़ कर दिया, ठीक है ना, इसको इन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर, कि भैया इस पर टैक्स तुम मत दो। तो यहाँ पर तुम नीचे चाहे नोट में लिख भी सकते हो, बिकॉज इंडिया वॉन्ट्स डॉलर, बिकॉज इंडिया वॉन्ट्स डॉलर, क्योंकि इंडिया को डॉलर चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज इंडिया वॉन्ट्स डॉलर सो दैट मनी इज टैक्स फ्री, सो दैट मनी इज टैक्स फ्री। ये बात तुम इसके नीचे लिख सकते हो नोट में। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आती है, जो मैंने तुम लोगों को लिखवाया, यहाँ तक की बात तुम्हें समझ में आती है तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। चलो, अब मैंने तुम्हें एक बात लिखवाई, अभी तक मैंने तुम्हें 6 पॉइंटों में एक बात बताई, और उसे मैं अब सबको रिलेट कराता हूँ आपस में। देखो मैंने तुम्हें बताया कि यदि इंडिया की इनकम है और इंडिया में, दिख रहा है ना यहाँ तक, इंडिया की इनकम है और इंडिया में रिसीव हुई इनकम है, इंडिया की इनकम है और इंडिया में
रिसीव हुई इनकम है तो इस पर क्या देंगे, इस पर सभी को टैक्स देना होगा, इस पर सभी को टैक्स देना होगा, चाहे वो क्या हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे फिर वो तुम्हारा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, या फिर वो तुम्हारा नॉन रेजिडेंट हो। क्लियर है पॉइंट। फिर मैंने दूसरी तुम्हें बात बताई कि इंडिया की इनकम है लेकिन एक्रूअल राइज अभी रिसीव नहीं हुई, लेकिन कमा ली, बट कमा ली तो टैक्स तो देना पड़ेगा, कमा ली तो टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ तो मुस्कुराने पर भी टैक्स लगता है इंडिया में, है ना। एक टाइम जब आज़ादी का टाइम था उस टाइम पे इतना हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स था, ये देख लो, यदि कोई लोग बाग 100 रुपये कमाता था ना तो 99 रुपये का टैक्स देता था, मतलब 99 रुपये सरकार को और 1 रुपये अपनी जेब में, इतना तगड़ा टैक्स था, ये देख लो। मतलब यदि कोई व्यक्ति क्या नाम है दिन में 1 रुपया कमा रहा है ना, पहले इनकम ऐसी होती थी, जिसने 1 रुपया भी कमा लिया तो ये मान लो कि क्या नाम है अब के उसने है ना, अब के उसने 300-400 रुपये कमा लिए आराम से, अब के उसने 300-400 रुपये कमा लिए। ये देख लो, मेरी मम्मी बता दी एक पता नहीं 1 रुपये में 2.5 किलो या 3 किलो आटा आता था मम्मी के टाइम पे, ये देख लो अब तुम। तो हाँ, क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि इंडिया में आई हुई जो इनकम है, कमाई हुई इनकम, उस पर सबको टैक्स देना होगा। फिर दूसरी बात मैंने तुम्हें बताई कि यदि बिजनेस कंट्रोल इंडिया में है या सेटअप इंडिया में है और इनकम कहाँ की है, बाहर की, इनकम है बाहर की पर सेटअप कहाँ पे है, इंडिया में है, तो यदि इंडिया में सेटअप है तो भैया इंडिया वाला तो टैक्स देगा ही। इस केस में ऑर्डिनरी वाले को भी टैक्स देना होगा लेकिन नॉन रेजिडेंट को टैक्स नहीं देना होगा। क्लियर है पॉइंट। फिर मैंने बताई तुम्हें कि बाहर की इनकम है बाहर की, और कंट्रोल और मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं है, तो केवल एक ही फंस जाएगा, कौन सा, इंडिया वाला, ठीक है ना। और फिर मैंने तुम्हें लास्ट में बताया कि यदि बाहर की इनकम है, बाहर ही रिसीव हुई, बाहर ही कमाई है और उसे वो भेज रहा है यहाँ पे, उसे वो क्या कर रहा है, भेज रहा है, तो तीनों में से किसी को टैक्स नहीं देना। क्लियर है पॉइंट। अब तुम इसमें एक छोटी सी हेडिंग डालना, बस 2 मिनट का काम और रह गया है, उसके बाद में हम कल से क्वेश्चन करेंगे। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी कल हमारी, क्योंकि जितना भी हमने तक पढ़ा है ना वो सारा हम क्वेश्चनों में लगा देंगे। यहाँ तक का नोट हो गया तो बताओ, रफ कर दूँ, आ जाओ। अब तुम हेडिंग डालो इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जिस इनकम पर किसी को टैक्स नहीं देना होता वो इनकम। मैंने इसके अंदर ना लिखवा के अलग से लिखवा देता हूँ, उसमें ना यहाँ के व्यक्ति को टैक्स देना ना बाहर के व्यक्ति को टैक्स देना, किसी को टैक्स देना ही नहीं है, ठीक है ना। ये वो इनकम है, तो ये भी तुम याद रखोगे कि एग्जेम्प्ट कौन सी इनकम है, वो तो लिख के दे देगा तुम्हें अमाउंट कि इतनी इनकम है तुम्हारे डिविडेंड से। अब तुम्हें पता लगाना कि डिविडेंड एग्जाम तो होता है या नहीं होता है, ठीक है ना, वो तुम्हें पता लगाना है, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ देगा वो पता लगाने के लिए क्वेश्चन में। तो लिखते हैं, देखो इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एग्जेम्प्ट फॉर टैक्स, सॉरी, एग्जेम्प्ट फॉर टैक्स। एग्जेम्प्ट मतलब क्या होता है, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है टैक्स फ्री, इस पर टैक्स नहीं जाना, इस पर टैक्स क्या है, नहीं जाना। यहाँ तक की बात समझ में आती है, आ जाओ आगे। इनकम एग्जेम्प्ट फॉर टैक्स, तो फर्स्ट इनकम तुम्हारी होती है और वो इनकम होती है किसान भाइयों की, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम, इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता, किसानों को अपनी फसल पर कोई टैक्स नहीं देना होता, ठीक है ना। सब उनके लिए क्या होता है, फ्री होता है, क्या होता है, फ्री होता है, उनको टैक्स नहीं देना होता। क्यों नहीं देना होता, क्योंकि वो देश का भला कर रहे हैं, ठीक है ना। खेती करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। डिविडेंड फॉर इंडियन कंपनी, डिविडेंड फॉर इंडियन कंपनी, यदि हमें डिविडेंड फ्रॉम
डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, यदि हमें किसी भारतीय कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो इंडिया की कंपनी पर 30% टैक्स लगता है। इंडिया की कंपनी पर हाई रेट ऑफ टैक्स 30% टैक्स लगता है, तो वो तो पहले ही टैक्स कट गया उनकी इनकम पर, तो जो बची वो तो सब फिर बराबर वो तो बांट लेंगे जो शेयर होल्डर होंगे। तो इस पर से इंडिया की कंपनी पे यदि हमें डिविडेंड मिला है तो उस पर टैक्स नहीं जाता। देखो मैं लॉजिक ही बताता हुआ चल रहा हूँ, तो हाथ हाथ पीछे का, वरना ये रटा देते हैं पॉइंट को, मैं लॉजिक बता रहा हूँ तुम एक तो ध्यान से समझते हुए चलना। अगला पॉइंट है प्रॉफिट फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप। यदि पार्टनरशिप में प्रॉफिट है और पार्टनरों को प्रॉफिट हो रहा है ना, तो भैया पार्टनरशिप पर भी तो टैक्स लगता है 30%, टैक्स तो वहाँ पर भी लगता है। तो पहले ही सारे लाभ पर टैक्स चला गया, जितना भी प्रॉफिट था पहले ही टैक्स चला गया। अब जो वे पार्टनर आपस में बांटेंगे उन पर टैक्स थोड़ी ना लगेगा, तो उन पर टैक्स नहीं लगता। क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में कि मिस्टर राम जो है वो ABC लिमिटेड में पार्टनर हैं और उन्हें एज ए प्रॉफिट 50,000 रुपये मिले हैं, तो बताओ टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? तो तीनों में से कहीं पे टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है पॉइंट? आगे आ जाओ, पॉइंट नंबर 4 लिखवाते हैं। मैंने गिने चुने पॉइंट लिखवाने वो फालतू की मैंने नहीं करी, इतनी मोटी बुक है, पूरी उतरवाने पाया तो 10 साल भी कम हो जाएंगे इनकम टैक्स पढ़ते पढ़ते, है ना। बिल्कुल मैंने एक एक पॉइंट लिखवाया तो मैं जो एग्ज़ाम में यूज़ होगा वो पॉइंट, फालतू की चीज़ कुछ नहीं कराई। रिसीव फ्रॉम HUF बोले तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, रिसीव फ्रॉम HUF, जो HUF से मिला है तो वो भी तो पार्टनरशिप की तरह ही होती है, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। और यदि प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, प्रोविडेंट फंड मिल रहा है तो गवर्नमेंट ने कहा भैया प्रोविडेंट फंड जो मिलता है वो बुढ़ापे में मिलता है ना, तो इन्होंने उस पर भी क्या कर दिया, टैक्स माफ़ कर दिया। उस पर भी टैक्स क्या कर दिया इन्होंने, माफ़। तो PF पर भी टैक्स नहीं लगता, शॉर्ट में याद रखना PF पर भी टैक्स नहीं लगता। इंटरेस्ट ऑन ट्रेजरी डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन ट्रेजरी डिपॉजिट, ये भी क्या होता है, ये एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ आएगा क्वेश्चनों में भी कि ट्रेजरी डिपॉजिट, वो तुम्हें जब क्वेश्चन कराऊंगा तब समझाऊंगा इस बात को। ठीक है ना, क्लियर एकदम। तो इस पर भी टैक्स नहीं लगता, ये भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, ये भी इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। तो ये तुम नोट करो पहले समझ के, और इसके बाद मुझे बताओ कि समझ में आया यहाँ तक का या नहीं आया। ठीक है। अब कल को हम इसमें जो रेजिडेंट स्टेटस से रिलेटेड क्वेश्चन है और टैक्सेबल लायबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो करेंगे हम। ठीक है ना, कल की क्लास में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है।